सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, इसे पढ़ने की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे। ऑरेस्टेड, जिसका नाम आपने पहले पढ़ ही लिया है, ऑरेस्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल के बताया था कि जब भी किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से हमने वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना उस प्रभाव को पढ़ा था। बाकी आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में सिमेट्री होती है, सममित पूर्वक व्यवहार वहाँ देखने को मिलता है। यानी कि यदि हम प्रकृति को कुछ देते हैं तो प्रकृति उसके बदले में भी हमें कुछ ना कुछ दे रही होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक वैज्ञानिक हुए हैं फैराडे। फैराडे ने विचार उत्पन्न किया कि जब धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है तो क्या चुंबक के द्वारा वैद्युत प्रभाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का कारण बन रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु की उत्पत्ति का कारण कुछ ना कुछ योगदान तो देना ही चाहिए। इसीलिए वैज्ञानिक फैराडे ने अपना विचार इस तरीके से, उनके मन में यह बात आई कि जब धारा के कारण वैद्युत प्रभाव चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है तो चुंबक के कारण भी वैद्युत प्रभाव जरूर उत्पन्न होना चाहिए। तो अपनी इसी परिकल्पना के आधार पर ही फैराडे ने अनेकों वर्षों तक प्रयोग किए और उन्होंने चुंबक के वैद्युत प्रभाव की खोज की थी कि यदि किसी चुंबक को हम लेकर के चल रहे हैं तो उसके आसपास कुछ ना कुछ वैद्युत प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसे नाम दिया गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस चैप्टर में हमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही पढ़ना है, जहां चुंबक के कारण वैद्युत उत्पन्न हो रही है, वैद्युत धारा प्रेरित हो रही है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम लिखा गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स रही कि हम किसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, किस स्थिति में यह उत्पन्न हो रही होती है। तो हमने यहाँ पॉइंट लिखा है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से। यहाँ शब्द आ रहा है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। जब भी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील अवस्था में है, उसका मान बदल रहा है, तो उस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से ही वैद्युत वाहक बल ईएमएफ जिसे कहा जाता है, उस क्षेत्र से ही वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और जहाँ ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है वहाँ वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत वाहक बल तथा वैद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत का प्रेरित हो जाना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में यदि कहीं पर भी वैद्युत धारा प्रेरित हो रही है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो उस घटना में चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन द्वारा सबसे पहले वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यदि परिपथ पूर्ण हो जाता है तो ही वहाँ वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तनशील मान के कारण सबसे पहले वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के बाद ही यदि सर्किट हमारा कंप्लीट है, परिपथ पूर्ण है, तो ही वैद्युत धारा उत्पन्न होती हुई हमें दिखाई देती है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा उत्पन्न वैद्युत वाहक बल तथा धारा को क्रमशः प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा कहते हैं, क्योंकि किसी न किसी से प्रेरित होकर के वहाँ हमने चुंबकीय क्षेत्र को जब बदल करके उनके मान में परिवर्तन किया है तो उसके कारण वहाँ वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और उसके साथ ही धारा उत्पन्न हो रही है। इसीलिए वहाँ उत्पन्न हुए वैद्युत वाहक बल को हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल और वहाँ उत्पन्न हुई धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इसमें हमें सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे कहा जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेकर के चल रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसी भी पृष्ठ को रखा है तो उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कितनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो ये तो रही संख्याओं को प्रदर्शित करने वाली राशि। लेकिन यदि हम इसे मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकली पढ़ने में क्या होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल द्वारा व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश यानी कि बी वेक्टर और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर के अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो फाई के लिए हमें फॉर्मूला मिलेगा फाई बराबर वी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जिसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करें तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा बी डी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा रिप्रेजेंट करते हैं बी वेक्टर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में बनने वाले कोण को। यदि हम बात करें अधिकतम और न्यूनतम चुंबकीय फ्लक्स की, कौन सी स्थिति में फाई का मान मैक्सिमम होगा और कौन सी स्थिति में यह मिनिमम होगा, तो यदि थीटा का मान 0 लेकर के चलें, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा आ रहा है, थीटा बराबर 0 के लिए कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है +1, और यदि थीटा का मान हम 180 अंश ले रहे हैं तो उसके लिए कॉस थीटा का मान सबसे न्यूनतम हमें प्राप्त होता है -1। तो पहली स्थिति हमने रखी है यदि थीटा का मान 0 अंश के बराबर है, थीटा की जगह 0 रखेंगे, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो फाई हमें सॉल्व करके मिलेगा BDA, जो कि एक अधिकतम मान को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि थीटा का मान 180 अंश के बराबर है तो कॉस 180 का मान -1 होता है, इसलिए सॉल्व करके हमें मिलेगा -BDA, जो कि एक न्यूनतम राशि को प्रदर्शित करते हैं। तो अधिकतम होगा जब भी थीटा का मान 0 अंश के बराबर है और न्यूनतम होगा यदि थीटा का मान 180 अंश के बराबर है। इसके बाद हमने आगे लिखा है चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि अभी हमने जब इसके इंट्रोडक्शन की बात की तो हम कह रहे थे चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है कि एकांक क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं वहाँ से गुजर रही हैं, तो गिनती है, इसीलिए वह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वेबर होता है या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मैक्सवेल कहा जाता है। यदि हम इन दोनों ही मात्रकों में संबंध को पढ़ें तो वेबर और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन होता है एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। इनके लिए विमीय सूत्र का मान mL2T-2 A-1 के बराबर होता है। इनके लिए जो विमीय सूत्र की गणना की गई, हम इनके लिए विमीय सूत्र की गणना अपने इस फॉर्मूले के आधार पर कर सकते हैं। फाई बराबर है वी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। यदि हम वी वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक की बात करें तो इनके लिए मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यदि आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको मात्रक मिलेगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो इसके लिए चुंबकीय फ्लक्स के लिए एक मात्रक न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी आपको मिल जाएगा। यदि इनके लिए विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें यहाँ पर इनके मात्रकों के भी विमीय सूत्र रख करके बताने पड़ेंगे। हमने इसको सॉल्व किया। बी वेक्टर के लिए मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, साथ ही गुणा में क्षेत्रफल का मात्रक रखेंगे तो मीटर स्क्वायर, ये बटे में 1 मीटर है, ये गुणा में 1 मीटर है, कट जाएंगे तो हमें मिलेगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये मात्रक हो गया आपके चुंबकीय फ्लक्स का। यदि हम इनके लिए विमीय सूत्र रख लेते हैं तो न्यूटन के लिए विमीय सूत्र बल का मात्रक है तो mL_T-2 होता है। m मीटर लंबाई को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसीलिए इनके लिए विमीय सूत्र का मान L के बराबर रहेगा, बटे में A एम्पियर को प्रदर्शित कर रहे हैं तो एम्पियर का मात्रक तो एम्पियर के ही बराबर होता है, विमीय सूत्र A के ही बराबर होता है। यदि आप इनको सॉल्व करेंगे तो m L⁻2 हो जाएगी, T-2 रहेगा और A को ऊपर लाएंगे तो A की पावर भी -1 हो जाएगी। इस तरीके से विमीय सूत्र की भी यहाँ कैलकुलेशन की जा सकती है। तो mL2 T-2 A-1 इनके लिए विमीय सूत्र का काम करेंगे। तो यहाँ आपको हमने सॉल्व करके बता दिया है कि कैसे काम को यहाँ निकाल करके बताया गया है। इसी के साथ चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित कुछ और हम बातों की जानकारी यहाँ ले लें। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि फिजिकली चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को निरूपित करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निर्गत, निर्गत का मतलब है बाहर निकलने वाला, निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, और दूसरा होता है निवेशी चुंबकीय फ्लक्स। तो यह चुंबकीय फ्लक्स 2 प्रकार का रहा, या तो वह पृष्ठ से बाहर निकल रहा होगा या फिर वह पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रहा होगा। साथ ही यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही होती हैं तो फिर चुंबकीय फ्लक्स के मान को हम धनात्मक पढ़ते हैं। इसी के साथ यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के भीतर प्रवेश कर रही होती हैं यानी कि निवेशी चुंबकीय फ्लक्स है तो हम उस पृष्ठ के चुंबकीय फ्लक्स को ऋणात्मक फ्लक्स के रूप में पढ़ रहे होते हैं।
हमने यहाँ कुछ कोणीय मान भी प्रदर्शित किए। निर्गत चुंबकीय फ्लक्स के लिए चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर आती हुई होती हैं, बाहर निकलती हुई होती हैं, इसीलिए थीटा का मान 90 अंश से छोटा होता है, यानी कि न्यून कोण को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि निवेशी फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हुई होती हैं और थीटा का मान 90 अंश से बड़ा होता है, अधिक कोण होता है। अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स के लिए फाई बराबर BdA cos थीटा। इनके फॉर्मूले में cos थीटा आते हैं। जब थीटा का मान 90 अंश से छोटा रहेगा तो थीटा का मान प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, यानी कि cos थीटा का मान धनात्मक होगा। इसीलिए यहाँ पर हम निर्गत चुंबकीय फ्लक्स को धनात्मक पढ़ते हैं। जबकि निवेशी फ्लक्स की बात करें, थीटा का मान 90 से बड़ा है तो दूसरे चतुर्थांश में वह स्थित रहे होंगे और दूसरे चतुर्थांश में तो cos थीटा ऋणात्मक होते हैं, इसीलिए निवेशी फ्लक्स को हम ऋणात्मक के रूप में पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद एक स्पेशल पॉइंट और रहा कि यदि किसी स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य है, न धनात्मक है न ऋणात्मक है, बल्कि 0 के बराबर है, तब वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का शून्य होना आवश्यक नहीं है। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था फाई बराबर BdA cos थीटा। तो यदि फाई का मान हमें 0 मिल रहा है तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि B का मान 0 रहा होगा, वहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं है इसीलिए फ्लक्स 0 रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आप थीटा का मान 90 अंश के बराबर ले लेते हैं, यदि थीटा का मान 90 अंश लेंगे तो फॉर्मूले में cos 90 हो जाएगा और cos 90 का मान 0 होता है, इसीलिए वहाँ हमें फ्लक्स का मान भी शून्य मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि फाई का मान 0 होने के लिए B का मान ही 0 हो, बल्कि थीटा का मान भी यदि हम वहाँ 90 अंश के बराबर लेकर के चलें, यानी कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत होकर के गुजर रही हैं, उस पर 90 अंश का कोण बनाते हुए उस पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, तो फिर फ्लक्स का मान शून्य के बराबर होगा। इसी में हमने यहाँ एक नोट पॉइंट और लिखा है। नोट पॉइंट में हमने क्या लिखा, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल होता है Q परिबद्ध बटे F साइलेंट नोट के। Q परिबद्ध उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश बंद है उसके F साइलेंट नोट बटे में F साइलेंट नोट लिखेंगे तो हमें कुल फ्लक्स का मान प्राप्त हो जाता है। साथ ही यदि हम Q परिबद्ध बटे F साइलेंट नोट को प्रदर्शित कर लेते हैं 4πC Q से, क्योंकि C इक्वल होता है 1/4πF साइलेंट नोट। यदि यहाँ से F साइलेंट नोट की वैल्यू निकालेंगे 1/F साइलेंट नोट की वैल्यू तो 4πC के इक्वल आएगी। Q वहाँ ऊपर पहले से ही है। इसी प्रकार जिसे हम वैद्युतिकी में गॉस का नियम पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से चुंबकत्व के लिए भी एक गॉस का नियम होता है। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक मैग्नेटिक डाइपोल की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए चार्जेस की ज़रूरत होती है, आवेशों की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमें किसी न किसी मैग्नेट की ज़रूरत होती है, या फिर हम कहें किसी न किसी द्विध्रुव की ज़रूरत होती है। इसीलिए चुंबकत्व के में गॉस का नियम अनुसार यदि हम पढ़ेंगे तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ V वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल होगा 4πC M के। वहाँ 4πC को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू नॉट से, क्योंकि वहाँ जो आपका म्यू नॉट वाला फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग होता है F साइलेंट नोट के कंपैरिजन में। म्यू नॉट अपॉन 4π कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए अगर हम वहाँ से 4πC की वैल्यू निकालेंगे तो हमें म्यू नॉट के बराबर मिल जाएगी। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रकृति में जो ध्रुव होते हैं वो एकल अवस्था में नहीं उत्पन्न होते हैं, यानी केवल दक्षिणी ध्रुव अपना अकेले कोई अस्तित्व नहीं रखता है, अकेला उत्तरी ध्रुव अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता है, बल्कि यह हमेशा युग्म में ही पाए जाते हैं। यदि कहीं पर दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न है तो उसकी थोड़ी दूरी पर वहाँ उत्तरी ध्रुव भी जरूर ही उपस्थित रहे होंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा पेयर में ही मिलेंगे, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, ध्रुव सदैव युग्म में ही पाए जाते हैं। इसीलिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ V वेक्टर डॉट DA वेक्टर का मान 0 के बराबर होगा, क्योंकि वहाँ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एक पॉजिटिव वैल्यू रख रहा होगा, एक नेगेटिव वैल्यू रख रहा होगा, इसीलिए जो टोटल वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षेत्रीय समाकलन होता है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन वह 0 के बराबर होता है। तो यहाँ आपका स्टार्टिंग में चुंबकीय फ्लक्स से जो रिलेटेड इंट्रोडक्शन था वह कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आज हम केवल अपनी इस वीडियो में आपको इतना ही बताएंगे, आगे की जो टॉपिक है वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।